दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। वर्ष 2016 में जब सरकार ने पहली बार आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश करके संसद में पास कराया, तभी से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या आधार अधिनियम जैसे अधिनियमों को संसद में धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने कई बार धन विधेयक का सहारा लेकर के विभिन्न अधिनियम पास किए, जिसके कारण हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सभी जब ये मामले सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे तो विभिन्न याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास इकट्ठा होती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन सभी याचिकाओं को इकट्ठा होकर के इन पर एक संवैधानिक पीठ गठित करने का निर्णय किया है और यही इनफोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। इनफोकस के आज हमारे टॉपिक का नाम होगा धन विधेयक, 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ करेगी विचार। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम धन विधेयक को जानेंगे कि वास्तव में धन विधेयक क्या होता है और किन विषयों को धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किनको नहीं किया जा सकता। क्या आधार अधिनियम के प्रावधानों को धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद आधार अधिनियम को लेकर के जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो एक केस विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाता है, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला, जिसमें वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो आधार अधिनियम की धन विधेयक के रूप में वैधता को ये किस प्रकार से स्थापित करता है और किस तरह के प्रश्न उठाता है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर एक और मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, रोजर मैथ्यू बनाम भारत का संघ मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में निर्णय दिया और इसके अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी संवैधानिक बेंच को धन विधेयक को के मुद्दे को रेफर करने का फैसला लिया। इसके बाद पीएमएलए अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी इस प्रकार से संशोधन किए गए धन विधेयक के माध्यम से कि उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और इसने भी एक बड़ी बेंच में आधार धन विधेयक को परिभाषित करने के मुद्दे को भेजा। अगर धन विधेयक के मुद्दे पर एक संवैधानिक पीठ, 7 जजों की संवैधानिक पीठ कोई निर्णय देती है तो उस निर्णय के इन सभी अधिनियमों पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, भारत की लोकतांत्रिक संस्था राज्यसभा पर उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इन प्रभावों पर सामान्य रूप से बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर द हिंदू न्यूज़पेपर की है और खबर है द मनी बिल कॉनंड्रम, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू रिविजिट इशू। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 6 तारीख को यह निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास धन विधेयक से संबंधित विभिन्न याचिकाओं को इकट्ठा एक 7 जजों की बेंच उन विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करेगी और इसके लिए 12 अक्टूबर को 7 जजों की ये बेंच गठित की जाएगी। इस 7 जजों की बेंच को गठित करने के कारण और पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 2016 में किस प्रकार से आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश करके पास कराया गया, इसी प्रकार से FCRA 2010 में संशोधन भी धन विधेयक के रूप में किए गए। इसी प्रकार से PMLA अधिनियम 2002 में जो संशोधन किए गए वो भी धन विधेयक के रूप में किए गए। इन सब कारणों से ये सारे जो मुद्दे हैं ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जिससे सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं इकट्ठी हुई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि 7 जजों की एक बेंच ही इन विषयों पर कि ये धन विधेयक के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर सुनवाई करेगी। इन्हीं सब कारणों से ये मुद्दा चर्चा में आ गया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि धन विधेयक वास्तव में होता क्या है। धन विधेयक को भारतीय संविधान परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 इसको परिभाषित करता है। संविधान के आर्टिकल 110 एक के ए से लेकर जी तक के प्रावधान इसको परिभाषित करते हैं और ये परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार के कर का अधिरोपण, उस कर का उत्सादन, उस कर में किसी प्रकार का परिवर्तन या उसको कम करना यानी परिहार करना, उसमें परिवर्तन करने और उसका विनियमन करना, रेगुलेशन करना जैसे विषय
धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। साथ ही अगर सरकार किसी प्रकार का उधार लेती है या भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा और साथ ही उनमें धन जमा करने और उनसे धन निकालने और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, इस प्रकार के जितने भी इनसे संबंधित विधेयक होंगे उनको धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया जाएगा। साथ ही ये जो 110 एक जी है, ये आनुषंगिक इन विषयों के आनुषंगिक विषय, इंस्टेंट विषयों को आनुषंगिक विषयों को भी इसके दायरे में लेता है। यानी इनसे संबंधित विषयों पर भी अगर कोई विषय किसी अधिनियम में आता है तो उसको भी धन विधेयक के रूप में परिभाषित कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को निर्धारित करता है हमारे संविधान का आर्टिकल 109। ये विशेष प्रक्रिया क्या है? इसको पास करने के संदर्भ में यह विशेष प्रक्रिया यह है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में इसकी जो शक्तियां हैं वो बेहद सीमित हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक अगर राज्यसभा के पास पहुंचता है तो राज्यसभा को 14 दिन की अवधि के भीतर इसे वापस करना होता है। राज्यसभा इसमें कुछ संशोधन सुझा सकती है, लेकिन लोकसभा की शक्ति होगी कि वो इन संशोधन को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। साथ ही अगर 14 दिन की अवधि के भीतर राज्यसभा ने इसमें किसी प्रकार का इसे वापस नहीं किया, किसी प्रकार का संशोधन या संशोधन के बिना, तो इसको स्वतः राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो ये शक्तियां लोकसभा की इसके संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में ज्यादा है। इसके साथ ही कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और इसकी व्यवस्था आर्टिकल 110(3) में की गई है। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय ही इसमें सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 2018 में पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का एक मामला आया, जिसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यह भी कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक पुनर्विलोकन से परे नहीं माना जाएगा। यह भी निर्णय आया। वस्तुतः जब हम आर्टिकल 110 जैसे अनुच्छेदों की बात करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय संविधान में यूनिक है, अद्वितीय है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान का काफी प्रभाव है, जो कि एक अलिखित संविधान है। इसकी पृष्ठभूमि आर्टिकल 110 की यूके से कैसे जुड़ती है? दरअसल यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1909 में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ, जब हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित बजट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट था, और इसी को दूर करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, यूके संसद अधिनियम 1911, और इसमें इसके अनुच्छेद 1 में ही यह प्रावधान कर दिया गया कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित कोई भी विषय जो धन विधेयक होगा, जो धन से जुड़ा होगा, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स खारिज नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था ये भारत के आर्टिकल 110 में आई है। ये सामान्य व्यवस्था है धन विधेयक के संदर्भ में। अब हम देखते हैं कि आधार अधिनियम की धन विधेयक के रूप में वैधता है या नहीं है। दरअसल आप जानते हैं कि आधार अधिनियम वर्ष 2016, जो कि किसी भी व्यक्ति की पहचान करके विभिन्न तरह के लाभ उस तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है, ये पूरा मुद्दा जब संसद ने वर्ष 2016 में इसे एक धन विधेयक के रूप में पास कराया, तो ये माना गया क्योंकि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो राज्यसभा के बहुमत न होने के कारण ही सरकार इस विधेयक को पास करा सके, उसने इस रूट का सहारा लिया, उसने धन विधेयक का सहारा लिया, क्योंकि धन विधेयक को पास कराने में राज्यसभा की बहुत सीमित भूमिका है। यह कहा गया। जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत का संघ मामले में 4-1 के बहुमत से आधार अधिनियम को वैध ठहराया। और सुप्रीम कोर्ट के सहमति, जो ये 4 जज थे, इनके सहमति के निर्णय ने ये कहा, क्योंकि इस अधिनियम की धारा 7 समाज के हाशिए पर विद्यमान लोगों को अनुदान, विभिन्न तरह की सहायता
अनुदान और सब्सिडी सब्सिडी के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करती है, और साथ ही जो धन निकालने की व्यवस्था है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से जो धन निकालने की व्यवस्था है वो आर्टिकल 110 एक ई के अनुरूप है, जो विभिन्न तरह के व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करता है। और इसलिए इस आर्टिकल के दायरे में इस आधार अधिनियम का की धारा 7 होने की वजह से इसको धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन जिसमें एक असहमति की जो आवाज थी, उनके तर्क भी महत्वपूर्ण थे। यह असहमति की आवाज जस्टिस चंद्रचूड़ की थी, और उन्होंने ये कहा कि इसमें धन विधेयक के संदर्भ में जो केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी आर्टिकल 110 एक के ए से जी से पहले एक में जो केवल शब्द का प्रयोग किया गया है कि केवल इन उपबंधों से संबंधित प्रावधानों को ही धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसको ठीक से परिभाषित, केवल शब्द को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि अगर इस प्रकार से किसी भी धन को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करके, तो फिर भारित घोषित कर दिया गया किसी भी धन को, तो इस प्रकार से तो किसी भी अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है, केवल इसी आधार पर कि भारत की संचित निधि से धन निकालना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस केवल शब्द का विशेष परिभाषा की जानी चाहिए, और इन्होंने संविधान के साथ एक खिलवाड़ के रूप में इसे परिभाषित किया। आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश करने और पास कराने को संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में इन्होंने संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में परिभाषित कर दिया। और साथ ही यह भी कहा कि इससे एक और प्रभाव पड़ता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा की शक्तियां क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में सीमित हो जाती हैं, इसलिए किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश करने का मतलब है कि एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था राज्यसभा को बाईपास किया जा रहा है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यह असहमति की आवाज के द्वारा ये चीजें अभिव्यक्त की गई। फिर हम देखते हैं कि अगले ही साल वर्ष 2019 में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आया, जिसको हम कहते हैं रोजर मैथ्यू बनाम भारत का संघ मुद्दा। यह मुद्दा भी 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ के पास था, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो उस समय के सीजेआई रंजन गोगोई कर रहे थे। यह मुद्दा क्यों आया सरकार के पास? दरअसल वर्ष 2017 में सरकार ने वित्त अधिनियम के माध्यम से विभिन्न न्यायाधिकरणों ट्रिब्यूनल्स, विभिन्न न्यायाधिकरणों की संरचना और उनकी कार्यप्रणाली में बदलाव कर दिया। और क्योंकि बजट के दौरान वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, तो यह भी धन विधेयक के रूप में पेश हो गया। तो संवैधानिक पीठ ने कहा कि जहां तक न्यायाधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली का सवाल है, यह मुद्दा रहा अलग, लेकिन इनको धन विधेयक के रूप में परिभाषित करने का मतलब है कि इन विषयों पर पुनः से विचार किया जाना चाहिए। और इन्होंने इस निर्णय में भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता। साथ ही इस निर्णय में रोजर मैथ्यू बनाम भारत के संघ मामले में पुट्टास्वामी बेंच का भी उल्लेख किया गया, और उसने कहा कि केवल शब्द की ठीक से व्याख्या नहीं की गई है, और साथ ही पुट्टास्वामी मामले में धन विधेयक का मामला ठोस रूप से तर्क संगत नहीं है। इसलिए धन विधेयक के इस मुद्दे को एक बड़ी बेंच को सौंप देना चाहिए कि कोई विधेयक अगर पेश किया जा रहा है तो वो धन विधेयक है या नहीं, इसको बड़ी बेंच को सौंपा जाए। और यहीं से ये 7 जजों की एक बेंच की पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाता है। एक और मुद्दा पिछले साल वर्ष 2022 में महत्वपूर्ण हुआ, जब सरकार ने वित्त अधिनियम के माध्यम से पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 में संशोधन किए, और ये संशोधन बेल और साथ ही प्रेडिकेट ऑफेंसेस के वर्गीकरण से संबंधित थे। इनके वर्गीकरण से संबंधित थे
तो ये मुद्दा भी, क्योंकि ये वित्त विधेयक के रूप में, ये वित्त अधिनियम के रूप में पारित किया गया, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी वित्त अधिनियम बजट के दौरान धन विधेयक के रूप में पेश करके पास होता है। तो इस बेंच, ये मुद्दा भी एक सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में 3 जजों की एक बेंच ने फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक पीएमएलए के अलग अलग पीएमएलए अधिनियम में किए गए संशोधन है, जो ईडी को बहुत ही विस्तृत शक्ति, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बहुत विस्तृत प्रकार की शक्तियां देते हैं, तो ये संशोधन भले ही बरकरार रखे जाएं, लेकिन ये धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस मुद्दे को लार्जर बेंच को रेफर किया जाना चाहिए। तो इन सब से एक पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे हैं कि पुट्टास्वामी केस, रोजर मैथ्यू केस और ये 3 जजों की बेंच वाले केस से भी, इन सभी से पृष्ठभूमि का निर्माण होता है कि ये एक लार्जर बेंच को ये सारी याचिकाएं जानी चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा 6 अक्टूबर को कि 12 तारीख को निर्धारित होगी 7 जजों की एक बेंच, जो विभिन्न याचिकाओं पर निर्णय, ये सुनवाई करेगी कि किस प्रकार से अलग अलग अधिनियमों को धन विधेयक के रूप में पेश करके पास किया गया है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच गठित होने जा रही है 7 जजों की, अगर ये किसी भी प्रकार का फैसला देती है, तो जाहिर सी बात है जो अधिनियम सरकार पास कर चुकी है, करा चुकी है, तो उन पर इसका एक प्रभाव होगा। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इन सभी अधिनियमों को धन विधेयक के रूप में पेश नहीं कराया जा सकता, तो सरकार द्वारा पारित सभी कानून क्या हो जाएंगे? अमान्य हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट भी आप इसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच खड़ा हो सकता है। साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला देती है, तो ये सरकार के विधायी दृष्टिकोण की भी एक कठोर आलोचना मानी जाएगी कि सरकार ने विभिन्न अधिनियमों को राज्यसभा को बाईपास करने के लिए, क्योंकि वहां उसके पास एक बहुमत नहीं है, उसे बाईपास करते हुए किस प्रकार अलग अलग अधिनियम बनाए। और क्योंकि ये सारे निर्णय एक संवैधानिक पीठ में है, तो इन निर्णयों से जो भी निर्णय आएगा, उससे राज्यसभा की भी एक भूमिका परिभाषित होगी, इसकी एक संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में, क्योंकि इन अधिनियमों के माध्यम से वस्तुतः धन विधेयक के रूप में पेश करके राज्यसभा को ही बाईपास किया गया है। तो राज्यसभा की परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने केवल एक मूक दर्शक के रूप में नहीं की थी, बल्कि इसकी भी एक प्रभावी भूमिका स्थापित की थी, केवल धन विधेयक को छोड़ करके यूके से एक प्रेरणा लेते हुए कि वहां जैसा एक कोई राजनीतिक संकट ना खड़ा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धन विधेयकों के अलावा जो अन्य विधेयक हैं, उनमें राज्यसभा की कोई प्रभावी भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था है जिसकी भूमिका निश्चित रूप से परिभाषित है, तो इसकी भूमिका पर भी एक असर होगा, इसकी भूमिका की भी परिभाषा पर एक असर होगा। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपका पहला कथन है धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। आपका दूसरा कथन है के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत का संघ 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम 2016 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।